फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पेपर 1 के सिलेबस के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमको पढ़ने हैं अपने यूजीसी नेट के पेपर 1 में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम पैटर्न की बात करें कि जो इसका फर्स्ट पेपर होगा उसका पैटर्न क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट पेपर जो है वो कॉमन है सबके लिए, यानी कि कंपलसरी फॉर एवरी कैंडिडेट। एंड पेपर 1 जो होगा उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और ये 50 क्वेश्चंस हमारे 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। पेपर 1 जो है वो टोटल 10 यूनिट्स हैं इसके अंदर। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सी यूनिट है और उन यूनिट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो ये है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो हमें पढ़ना है वो है टीचिंग का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग के, इसकी लेवल्स क्या क्या होते हैं टीचिंग के, जैसे कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स आ गए, बेसिस रिक्वायरमेंट्स की बात ये कर रहे हैं, लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स की, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स की, यानी कि किस किस तरह से इनके साथ हम डील करेंगे, यानी कि ओवरऑल आपको ये सारी चीज़ें पूछने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप कहीं टीचिंग करने जाएंगे तो आप किस तरह से ट्रीट करेंगे अपने स्टूडेंट्स को। तो इसके अंदर जो मोस्टली क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे भी होंगे आपसे जो पूछे जाएंगे कि आप उनको अपनी बेसिक नॉलेज से भी उनका आंसर कर सकते हैं, यानी कि अपने कॉमन सेंस से। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं टीचिंग में, एक टीचर को, लर्नर को, जो भी उसका सपोर्ट मटेरियल है उसको अफेक्ट करेंगे। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ कैसी होंगी, लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरह से बनाना है, एक इंस्टीट्यूट का एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज टीचर के लिए, जिससे कि वो अपनी टीचिंग जो है अच्छे से प्रोवाइड कर पाए बेटर वे में। मेथड्स हमें पढ़ने होंगे इसके अंदर कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं टीचिंग के हायर लर्निंग के लिए अंदर एक इंस्टीट्यूशन में। टीचिंग सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स पढ़ेंगे कि टीचिंग सेंटर्ड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब टोटली लर्नर सेंटर्ड हो गया है मेथड, यानी कि एक टीचर को अब वो पढ़ाना होता है जो कि स्टूडेंट चाहता है या फिर स्टूडेंट की तरीके से। पहले क्या होता था, सिर्फ टीचर्स आते थे रूम में और वो पढ़ा के चले जाते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है या नहीं, या फिर स्टूडेंट्स किस तरह से चाहते हैं। वो सिर्फ अपना काम कर देते थे और चले जाते थे। लेकिन अब बिल्कुल चेंज हो गया है। अब टीचर्स आते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं क्या क्वेरी है, उनके अकॉर्डिंग उनसे पूछते हैं कि आप बताइए आपको किस तरह से कंटेंट चाहिए या आपको किस तरह से बड़ा समझ में आता है, आप उस तरह से बताइए। और नए नए तरीके से उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू हो गए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हो गए, या फिर और भी डिफरेंट मेथड से उनको अडॉप्ट करके उनको सिखाते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसमें अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किए गए हैं नए नए हम प्रोग्राम की बात कर सकते हैं, जैसे कि स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मूक्स हो गया, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आईसीटी बेस्ड सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। इवैल्यूएशन सिस्टम, एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम, यानी कि इवैल्यूएशन किस तरह से होना चाहिए। ये सारे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आएंगे, ये हमें टॉपिक पढ़ने हैं। अगेन जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है इसके अंदर देखिए, वो सॉरी रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके अंदर रिसर्च के अंदर हमें इसका मीनिंग, टाइप्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूं, पहले क्या होता था, यूनिट वाइज प्रोवाइड कर दिए जाते थे मार्क्स कि इस यूनिट के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन आएंगे या फिर इससे 5 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है, क्योंकि अब जो पैटर्न चल रहा है उसमें जरूरी नहीं है कि किसी यूनिट से 5 ही क्वेश्चन आए, हो सकता है उससे 6 या 7 आ जाएं, या फिर हो सकता है उससे 3 या 4 आए। तो ये कॉन्सेप्ट लेके मत चलिएगा, आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं अच्छे से। अब कोई भी श्योरिटी नहीं है कि किससे कितना आएगा, किसी से भी कुछ भी आ सकता है, हमें सारी चीज़ें पढ़ के चलनी है। लेकिन इतना पढ़ना है कि ऐसा ना हो कि हम एक्स्ट्रा पढ़ लें या फिर ऐसा ना हो कि हम कम पढ़ें। अपने एग्जाम को लेते हुए हमें वो सारी चीज़ें, अगर आपको कोई चीज़ टफ लग रही है तो आप उसको डीप मत पढ़िए, लेकिन एक आप उसका आइडिया ले लीजिए कि इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है और इसके बारे में ये चीज़ डिस्कस की गई है, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस आता भी है तो आप उसको अपने उस टाइम के कॉमन सेंस से या फिर अपनी थोड़ी बहुत जो भी आपने इधर उधर पढ़ा है उसकी नॉलेज से उसको सॉल्व कर पाए, क्योंकि इसमें आपको पता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है,
इसके करेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ने हैं, पॉजिटिविज्म पढ़ना है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच पढ़नी है, रिसर्च के मेथड्स पढ़ने हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल हो गया, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। स्टेप्स पढ़ने हैं, स्टेप्स बहुत पूछे जाते हैं रिसर्च के। थीसिस और आर्टिकल राइटिंग जो है वो भी पढ़नी है, इसमें भी थीसिस की स्टेप्स पूछ ले जाते हैं कि थीसिस किस तरह से लिखी जाती है, उसमें आपको स्टेप्स दिए होंगे, आपको उसको सीरियल वाइज लगाना है। ठीक है, यानी कि उनको वो सीरियल वाइज नहीं होंगे, आपको बताना है कि फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, इस तरह से आपको लगाना होगा। ठीक है, तो आप इनके सीरियल वाइज इनके स्टेप्स याद कर लीजिए। एप्लीकेशन आईसीटी का क्या है रिसर्च के अंदर, ये हमसे पूछा जाएगा। रिसर्च एथिक्स के बारे में पूछा जाएगा, जो कि बहुत कॉमन है, आप इन टॉपिक्स को इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिर आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको एक पैसेज दिया होगा, उसकी और उस पैसेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, तो आपको वो पैसेज पढ़ना है। उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर आपको उस पैसेज में ही आपको मिल जाएंगे, उसको आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन, यानी कि हमारी फोर्थ यूनिट। कम्युनिकेशन के अंदर हमारा मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कम्युनिकेशन की, ये पूछी जाएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा है, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में आपको बस इसका मीनिंग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी की भी यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जो कि हमारी फिफ्थ यूनिट है। इसके अंदर देखो टाइप्स ऑफ रीजनिंग पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ रीजनिंग कितनी तरह की होती है ये, उसके बाद नंबर सीरीज आपसे पूछी जाएंगी, कोड्स हो गया, रिलेशनशिप्स हो गई। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में क्या आ जाएंगे, फ्रैक्शंस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेजेस हो गए। ये सारे आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे। सबसे ज़्यादा अगर आप फोकस करना है तो नंबर सीरीज एक ऐसी चीज है, एक ऐसा क्वेश्चन है या टॉपिक है जो कि हर बार 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सीरीज जरूर कर लीजिए, लेटर सीरीज जरूर कर लीजिए, कोड्स कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस जरूर पूछे जाते हैं, एक एवरेज का क्वेश्चन जरूर होता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको एक दो क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारी 6 यूनिट जो है वो है लॉजिकल रीजनिंग की। अब लॉजिकल रीजनिंग के अंदर देखिए आपको एक आर्गुमेंट दिया होगा, उसके बाद उसका रीजन दिया होगा, आपको ये बताना है कि आर्गुमेंट ठीक है या नहीं है। उसके बाद मूड्स एंड फिगर्स दिए होंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलिसीज दी होंगी। फैलिसीज का मतलब होता है एक तरह से मिस्टेक्स। ठीक है, uses of language, connotations and denotations of terms, classical square of opposition, evaluation and distinguish, deductive and inductive reasoning, analogies, ये सारे क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाएंगे पेपर 1 के अंदर। वेन डायग्राम से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि सिंपल एंड मल्टीपल यूजेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वो सॉल्व करके इसका आंसर करना है। ठीक है, इंडियन लॉजिक से इस बार बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लास्ट 2 या 3 बार की बात करें तो इंडियन लॉजिक पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा फोकस आपको इंडियन लॉजिक पे करना है, क्योंकि और बाकी चीजें तो आप थोड़ा पढ़ के भी आंसर कर लोगे, लेकिन इंडियन लॉजिक एक ऐसी चीज है, थोड़ा टाइम लगेगा पहले समझने में, लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप इजीली इनको क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें पता है क्या होगा कि आपको सबसे पहले इंडियन लॉजिक्स के क्वेश्चंस बनाने होंगे और एज इट इज उनको लर्न करना होगा, क्योंकि ये एक स्टैटिक बेस्ड है, आपको इनको लर्न करना है। और इंडियन लॉजिक से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अब। ठीक है, नॉलेज का मतलब क्या है, प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष जिसको परसेप्शन बोलते हैं, अनुमान हो गया, उपमान हो गया, शब्द हो गया जिसको वर्बल टेस्टिमोनी कहते हैं, आर्धपति हो गया, अनुपालवबद्धि हो गया। ये सारी चीजें क्या है, देखो इनमें अनुमान क्या होता है, इन्फ्रेंसेस कहा जाता है, व्याप्ति इनवेरिएबल रिलेशन होता है, हेतुभास ये फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंसेस होते हैं। इनके ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें एज इट इज आपको पढ़ना है। मैं आपको एक नोट दे दूंगी, 1 पेज का एक नोट्स होंगे इनके, तो उसको आप बस एज इट इज उसको याद कर लीजिए और इजिली आप इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या हो रहा इस बार जो पैटर्न चल रहा है वो ये होता है, या तो बहुत ही इजी डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, बहुत इजी, जिसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, और या फिर एक ऐसा आएगा जो इजी तो होगा लेकिन वो इतना घुमाकर होगा कि पहले तो आपको समझने में टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व करेंगे अपने अकॉर्डिंग, उसमें टाइम लगेगा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या है कि आप उसको ये सोच के चलिए कि पहले आपको बस 1 या 2 मिनट देना है उसमें, और अगर आपको 1 या 2 मिनट में भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको स्किप कर दीजिए, लास्ट के लिए रखिए, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है? तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी है कि अगर आपको इजी लग रहा है तब तो आप उसको सॉल्व करिए, नहीं तो आप इसको हमेशा लास्ट के लिए रखिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप सॉल्व कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका आंसर गलत आए, तो आपका वहाँ पे मार्क्स भी जाएगा और वहाँ पे आपने जो इतना टाइम दिया उसको सॉल्व करने का वो भी जाएगा, तो ये लास्ट के लिए रखिए। इसके अंदर देखिए सोर्सेज, एक्विजिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा कुछ भी दे सकते हैं आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दे सकते हैं, मैपिंग के थ्रू दे सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन करने को दे सकते हैं, डेटा ऑफ गवर्नेंस, डेटा एंड गवर्नेंस दे सकते हैं। तो कैलकुलेशन इसमें काफ़ी लंबी होगी। अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हैं तब तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर आप मैथ्स स्टूडेंट नहीं हैं और आपकी मैथ्स बहुत वीक है तो यहाँ पे इस तरह की आपको स्ट्रेटजी अपनानी होगी जो मैंने अभी आपको बताई कि आपको इसको लास्ट में ही करना होगा, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत टफ हो जाती हैं थोड़ा कभी कभी, क्योंकि वो क्वेश्चन इतना घुमा हुआ होता है, लेकिन अगर आप उन क्वेश्चंस को शॉर्टकट वे में करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। लेकिन उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ जो कि मैथ्स में वीक हैं, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मेरे को मैथ्स बहुत प्रॉब्लम होती है करने में, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं हमेशा लास्ट में सॉल्व करती हूँ, जिससे कि हमारा टाइम भी बच जाए और साथ ही साथ अगर हमको आता है तो हमारे वहाँ पे मार्क्स भी आ जाएं, ठीक है? ऐसा ना हो कि क्वेश्चंस तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया, मार्क्स भी नहीं आए हमारे, और हमारा जो इतना टाइम वेस्ट हुआ था जो कि हम किसी और क्वेश्चन को करने में अपना यूटिलाइज कर सकते थे, वो भी हमारा टाइम चला गया, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं एट्थ की। तो एट्थ यूनिट में देखिए इसमें हमसे पूछा जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। अगेन ये थ्योरेटिकल है, तो इसमें आपको बस एक या 2 दिन के अंदर आपको ये थ्योरी खत्म करनी है, कोई ज़्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, एक सिंपल है। आपको इसमें इसका कुछ एब्रिविएशंस हैं वो पढ़ने हैं आपको, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इंटरनेट का बेसिक्स पता होना चाहिए, ईमेल किसने दिया था, कब आया था, किसने कौन ईमेल लेकर आया था, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, डिजिटल इनिशिएटिव क्या है हायर एजुकेशन के अंदर जो कि अभी गवर्नमेंट लेकर आए हैं, उन सब के बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना होगा, जैसे कि आईसीटी एंड गवर्नेंस हो गया, ठीक है? फिर आता है हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये हमारी 9th यूनिट है। इसके अंदर देखिए डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में, मिलेनियम डेवलपमेंट ये बहुत आता है, आप ये वाला टॉपिक तो कभी मत छोड़िएगा, इस टॉपिक से एक या 2 क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जरूर आते हैं। ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस के अंदर ऑर्थोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल पर क्या कौन कौन से होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशंस के बारे में, ठीक है? और इसके अंदर कुछ 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत रिपीट होते हैं, तो वो मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगी, आप उन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, ठीक है? इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है? तो ये आपको बायोमास हो गया, न्यूक्लियर, फॉरेस्ट, सोलर, विंड, सॉइल, इनसे भी 1-2 क्वेश्चंस 100% बनते हैं, ठीक है? नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स हो गया, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986, ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये पढ़ लीजिए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, कौन लेकर आया था, यानी कि क्या कमेटी थी, कौन था, और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, बस, ठीक है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल जरूर पूछा जाता है, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, सोलर अलायंस हो गया, बस, और रियो समिट ये हो, इनको बस आप स्टार्टिंग में बस इनका थोड़ा सा मीनिंग, किस डेट में भी आया था, कौन लेकर आया था, सिर्फ इतना इनको पढ़िए, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, बस, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, हायर एजुकेशन सिस्टम। इसके अंदर देखिए इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन एंशियंट इंडिया में क्या थी, एवोल्यूशन क्या था इसका, ठीक है? ओरिएंटल एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स क्या क्या है इंडिया में, वो, प्रोफेशनल, टेक्निकल, स्किल बेस्ड एजुकेशन किस तरह से होती है, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन के क्या क्या मायने हैं,
पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इस पे किस तरह से वर्क करते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर, ये सारी चीज़ें आपसे इसके अंदर पूछी जाएंगी। बहुत बेसिक है। आपको अगर आप स्ट्रैटेजी से करें अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी, तो ये कोई हवा नहीं है। लोग इतना प्रेशर लेके करते हैं कि ये बहुत टफ है, टफ है, टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, बहुत प्रिसाइज वे में करिए उसको। उसके साथ साथ आप को लगता है ये टॉपिक डिफिकल्ट है, ज़्यादा टाइम मत दीजिए। ऐसा ना हो कि उनके चक्कर में आप अपने और टॉपिक भी भूल जाएं, ठीक है। उसको थोड़ा साइड में रखिए। जब आपको लगता है कि हाँ, अब मेरे जो और टॉपिक हैं जिन पर मेरी अच्छी कमांड है वो मैंने बहुत अच्छे से कर लिए हैं, तब आप उन टॉपिक पे जाइए। और फिर भी जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसमें भी आप सबसे पहले ये देखिए इसमें पूछा क्या क्या जाता है, लास्ट ईयर में क्या क्या पूछा गया था, प्रीवियस पेपर में क्या क्या पूछा गया था, सिर्फ उतना पढ़िए। जरूरी नहीं है कि, और वैसे भी एक स्टूडेंट हर चीज नहीं पढ़ सकता। कोई ना कोई पोर्शन तो हर स्टूडेंट का एक ऐसा होता है जो कि वहां पे उसको लगता है कि ये मेरे बाहर है, या मैं इसको नहीं कर सकता, या ये बहुत डिफिकल्ट है। कोई ना कोई एक टॉपिक होता है। तो ये मत सोचिए कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ये सामने वाला तो पूरा पढ़ के जाएगा, सामने वाले को सब आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कॉन्फिडेंस रखिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए, और बस जो भी आपने नोट्स बनाए हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिवीजन कीजिए। और कोई इसके लिए आपके, अगर हम बात करें, कोई और मंत्र नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिलेबस पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, कोई टॉपिक है आपको जो डिफ़िकल्ट लगता है, मैं आपको टाइमली नोट सारे प्रोवाइड करा दूंगी। मैं अब पर्टिकुलर उस तरह की क्लासेस नहीं लूँगी जैसे कि मैं आपको, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा डेली मैं आपको क्लास करा रही हूँ, इस तरह का मैं नहीं करा पाऊंगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब तक आपका एग्ज़ाम हो रहा है तब तक मैं आपको डेली क्लासेस कराती रहूँ। ये कोर्स इतना नहीं है। आप मुश्किल से आपका ये कोर्स जो है, अगर हम यूनिट वाइज भी करें तो 1 या 1.5 महीने के अंदर आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। हाँ, हम प्रैक्टिस सेट जरूर इसके करते रहेंगे, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और विच वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।